तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग आने वाली 14 जीपीएससी के लिए इंडियन ज्योग्राफी का 30 टॉपिक्स और इंडियन इकोनॉमी का 30 टॉपिक का सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि पिछले कई क्लासेस में आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी का टोटल 90 टॉपिक स्टार्ट किए थे आने वाली प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री का 30 टॉपिक, मेडिएवल हिस्ट्री का 30 टॉपिक और मॉडर्न हिस्ट्री का 30 टॉपिक। ओवरऑल हिस्ट्री से देखें तो आपका टोटल वहाँ पे 90 टॉपिक्स कवर किया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का 30 टॉपिक, इंडियन इकोनॉमी का 30 टॉपिक, इंडियन पॉलिटी का 30 टॉपिक, मिसलेनियस वाला भी हम लोग पोर्शन कंप्लीट करेंगे आने वाले क्लासेस में। तो इसी क्रम में हम लोग आज ज्योग्राफी का 30 टॉपिक और इकोनॉमिक्स का जो 30 टॉपिक है, इसका जो सीरीज है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसका ये आज पहला क्लास है। और इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग देखें सबसे पहले तो जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है, इस इंडियन ज्योग्राफी में जो आपका हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं आज, उस टॉपिक का नाम है, देख लीजिए, ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसका नाम है सामान्य परिचय, क्षेत्रफल, अक्षांश विस्तार, भारत और कर्क रेखा, ठीक है। जिस तरह से हम लोग हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल पढ़े, मध्यकालीन इतिहास में हम लोग देखे थे मुस्लिम आक्रमण, जिसमें हम लोग अरब और तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़े। आधुनिक इतिहास में हम लोग क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग अवध और हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में पढ़े थे। इसी क्रम में ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है आज का, वो है आपका सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत हम लोग क्षेत्रफल, अक्षांश विस्तार और भारत एवं कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। और आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स में आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो मेंस का जो टॉपिक है, उससे क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आज हम लोग आर्थिक और टिकाऊ, जिसको हम लोग धारणीय विकास कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय की प्रारंभिक अवधारणा और इसके गणना करने की विधियां, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी और आपका डीडीपी, ये सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ स्थिर और जो आपका वर्तमान मूल्य है यानी करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, ये क्या होती है, इनके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ आपका जो साधन लागत है यानी कि फैक्टर कॉस्ट, इसके बारे में भी हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे, ठीक है। और जिसमें हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आने वाले 30 क्लास में ज्योग्राफी का 30 टॉपिक और आने वाले ही 30 क्लास में आपका इकोनॉमिक्स का भी 30 टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्लासेस को आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो भारत का भूगोल, और जिसमें हम लोगों को सामान्य परिचय के बारे में देखना है। और सामान्य परिचय में हम लोग सबसे पहले जो है आपका क्षेत्रफल वाला जो टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो पहला देख लीजिए स्थिति। तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है और ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यह देश हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, यानी कि देखिएगा भारत का लोकेशन ऐसे है, नीचे में आपका ये पूरा हिंद महासागर है, ठीक है, और ये पूरा एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तथा इसकी आकृति जो है वो अनियमित चतुष्कोणीय यानी कि इरेगुलर आपका क्वाड्रेंगुलर होता है। तो भारत की जो आकृति है वो आपका अनियमित है, इरेगुलर है, और ये ऊपर से चतुष्कोणीय यानी कि क्वाड्रेंगुलर है। भारत की अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो इसे एशिया के दक्षिणी भाग में एक विशिष्ट प्रदान दी गई है, विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। कहने का अर्थ है कि एशिया महाद्वीप का पूरा अगर हम लोग देखें तो दक्षिण में आपका देखने को, पूरा दक्षिण में नहीं लेकिन लगभग दक्षिण एशियाई देश है भारत। तो दक्षिण के भागों में एक आपका जो है वो भारत देखने को मिलता है, और भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में एक विशिष्ट यूनिक अपना जो है वो पहचान रखता है, ठीक है। आगे देख लीजिए अक्षांश एवं देशांतर स्थिति। अक्षांशीय दृष्टि से भारत पूरी जो है वो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि देशांतरीय दृष्टि से यह जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इस प्रकार भारत का अधिकांश भाग जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जिसके कारण यहाँ पे विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस पूरी लाइन को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको समझाने के लिए
एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया गया है, वो देख लीजिए। ये फिगर देख लीजिए, ये पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं। वो है आपका भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन, ठीक है। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई जो रेखाएं होती है उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो भूमध्य रेखा के ऊपर में खींचा गया उत्तरी गोलार्ध में, तो उसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में खींचा गया है दक्षिणी गोलार्ध में, उसको बोलेंगे हम लोग दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा। आगे देख लीजिए। उसी तरह आप यहाँ पे देखिएगा तो आप पाइएगा कि इस तरह से रुकिएगा ज़रा 1 मिनट। ये बताया गया था ये इक्वेटर है, ऊपर में आपका ये उत्तरी गोलार्ध है, नीचे में ये आपका पूरा दक्षिणी गोलार्ध है। फिर बीच में यहाँ पे एक प्रधान मध्याय रेखा खींचा गया है। इसके इस साइड में जो है वो आपका पूर्वी गोलार्ध है और इसके इस साइड में आपका जो पश्चिमी गोलार्ध है। तो जब भारत की जो लोकेशन है, भारत की जो स्थिति है, वो आपका उत्तरी गोलार्ध और आपका पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि उत्तर पूर्व ये वाला इसमें है, ठीक ना। और भारत के हम लोग जानते हैं कि बीचों बीच से आपका कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये मान लीजिए भारत है, तो यहाँ बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। तो ऊपर वाला भाग जो है वो आपका शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में आता है और नीचे वाला भाग जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आता है। और इस तरह से अगर हम लोग देखें भारत की जलवायु, तो आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। मानसूनी प्रकार की जलवायु है ये जो है आपका हिमालय पर्वत श्रेणी जो है भारत के आपके नॉर्थ साइड में है, एक ढाल के रूप में है, मतलब कि एक दीवार के रूप में है। वो भी डिसाइड करती है कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, ठीक है। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे यहाँ पे आगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, हमारे पास समय भी निश्चित है। आगे देख लीजिए, ये आपको बताया गया था अक्षांश और देशांतरीय स्थिति समझ में आ गया था। नेक्स्ट देख लीजिए, अब विस्तार और क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो ये रहा विस्तार क्षेत्रफल। तो बताया जा रहा है कि भारत के मुख्य भूभाग का जो है विस्तार उत्तर से दक्षिण लगभग 3214 किलोमीटर है। यानी कि ये देख लीजिए, भारत ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखेंगे तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसका जो है 32 से 14 किलोमीटर है। और यहाँ से देखेंगे इधर पूर्व से पश्चिम, तो वह है आपका 2933 किलोमीटर है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। भारत का अगर हम लोग कुल क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो वो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की जो है वो आपका टोटल क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है। तो जो भारत है, पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसमें से भारत का क्षेत्रफल का कितना योगदान है, 2.4% योगदान है, ठीक है ना। और यह विशाल विस्तार भारत को भौगोलिक विविधता प्रदान करता है। इतना बड़ा क्षेत्र है तो यहाँ पे हम लोगों को डाइवर्सिटी विविधता देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका विश्व में भारत का स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं, फिर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में 7वां नंबर पे ये आता है। तो भारत में, पूरे भारत में कितना नंबर पे है, सॉरी पूरे विश्व में कितना नंबर पे है भारत, 7वें नंबर पे है। और अगर हम लोग इसमें देखें कि आपका ये जो है वो एरिया वाइज देखिए अगर हम लोग, तो भारत 7वां नंबर में आता है। तो 6 को कौन कौन है स्टार्टिंग में, तो पहला है आपका रसिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूएसए यानी कि अमेरिका, चौथा है चाइना, पांचवा है ब्राज़ील और छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है आपका भारत, ठीक ना। और आठवां जो होगा शायद अर्जेंटीना है ना, आप उसको एक बार रिचेक कर लीजिएगा, इसको याद आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये लोकेशन हो गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां है। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राज़ील और छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है भारत। आगे देख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो पहला, भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। अभी तक पहला स्थान अभी तक नहीं आया है, ठीक ना। भारत का देखिए, हम लोग अभी बीच में हाल फिलहाल में सुने थे 2022-23 में कि भारत जो है विश्व में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है वो आपका देश बन गया है। लेकिन इसको भी वर्ल्ड वाइड पूरा भी एकदम पूरा इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है ना, रिपोर्ट में इसको पब्लिश नहीं किया गया है। तो अभी हम लोग सेकेंड नंबर ही मानेंगे। तो देख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, जो केवल चीन के बाद आता है। इस प्रकार भारत एक विशाल भूभाग और जनसंख्या वाला देश है, जिसका वैश्विक प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है।
तो आने वाले समय में हम लोग देखते हैं भारत का क्षेत्रफल भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बट ठीक ठाक है, और जनसंख्या तो हम लोग जान ही रहे हैं। अब तो हम लोग दूसरा क्या पहला पहुंच गए हैं लगभग, अब बस इसको घोषणा होना बाकी है। आगे देख लीजिए कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देख लीजिए 26 जनवरी 2020 में ये डाटा पब्लिश हुआ है और ये लेटेस्ट डाटा है। इसके बाद अभी वैसा कुछ भी नया जो है वो चेंजेस नहीं किया गया है। तो बताया जा रहा है कि 26 जनवरी 2020 तक भारत में कुल 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज यूटी देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह है आपका दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव। तो दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव ये हमारे सबसे लेटेस्ट केनियन यूनियन टेरिटरीज है, जिन्हें मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो पहले दादर नगर हवेली पहले अलग था और दमन और दीव अलग था, लेकिन सबको अब मर्ज करके क्या बना दिया, एक ही बना दिया गया है। तो दादर नागर हवेली और दमन और दीव सबको एक ही करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, यही लेटेस्ट है। आगे देख लीजिए, इससे पहले जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला है जम्मू और कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। ठीक ना, तो टोटल 8 गो हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम लोग 8 का रिकॉल कर लिए एक बार तो कौन कौन है वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप देखिएगा, पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है आपका नई दिल्ली, पांचवा की बात करें तो आपका दमन मतलब कि दादर नागर हवेली और दमन और दीव है। छठे की बात करें तो आपका है पुडुचेरी है। सातवें की बात करें तो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और आठवां की बात करें तो वो आपका लक्षद्वीप है। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम हम लोग दे नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, विवादित एवं कब्जे वाले क्षेत्र की कौन कौन सा विवादित एरिया है और जो है दूसरे देश के कब्जे में है। तो सबसे पहले हम लोग पता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये पूरा भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे देख लीजिए, कुछ ऐसे क्षेत्र भी सम्मिलित है जो भारत के अधिकांश क्षेत्र से बाहर है। कौन कौन है, इनमें से पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला क्षेत्र है, यानी कि पीओके वाला क्षेत्र, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें आपका देखिएगा तो 78,114 वर्ग किलोमीटर है। ये पाकिस्तान के द्वारा चीन को मतलब चीन के द्वारा अवैध रूप से दे दिया गया। अच्छा, हम गलत बता दिया। तो 78,114 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो पाकिस्तान गिफ्ट कर दिया है चाइना को। इसके पीछे का कहानी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा 5,180 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है, तो 5,180 वर्ग किलोमीटर तथा चीन के कब्जे वाला क्षेत्र 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। ये सभी क्षेत्र भारत के अभिन्न अंग माने जाते हैं। तो इतना मत याद रखिए, इतना याद रख लीजिए कि कुछ भाग जो है वो चाइना को दे दिया गया है, कुछ भाग पाकिस्तान को दिया गया नहीं है, मतलब लिया गया है, और कुछ भाग पाकिस्तान जो है वो चाइना को गिफ्ट कर दिया है। बस इतना याद रख लीजिएगा। कौन है कितना है इसके बारे में थोड़ा सा आप फ्री टाइम में देखते रहिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, जनसंख्या एवं गांवों की संख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखें तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% जो है वो निवास करती है। तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। और भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना, तो पहला तो 17.5% वाला डाटा याद रख लीजिएगा। दूसरा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी ग्रामीण बसावट अत्यधिक घनी है। तो शहरी से ज़्यादा ये यहाँ पे ग्रामीण बनावट देखने को मिलती है। ठीक ना, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा देख लीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल 6,40,932 यहाँ पे गांव है। तो पूरे भारत में बात करें तो हम लोग वो है आपका 6,40,932 गांव है। ठीक ना, और अगर हम लोग झारखंड में देखें तो झारखंड में 32,620 गांव देखने को मिलते हैं। ये भी डाटा याद रख लीजिए, 32,620 गाँव। ठीक है, और आगे देख लीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल 6,40,992 गाँव हैं जो भारतीय ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था की नींव है। ठीक है, तो ये रहा आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा आप मैप देख लीजिए, तो भारत का उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, भारत का सबसे जो है आपका अक्षांश विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो देख लीजिए। ये रहा आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, और ये मुख्य भूमिका है 8 डिग्री 4 मिनट। फिर देख लीजिएगा यहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये फैला हुआ है उत्तरी अक्षांश तक।
और अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ये आपका पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। ठीक ना, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। उत्तर से दक्षिण है आपका 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम है आपका 2933 किलोमीटर, ये देख लीजिएगा आप थोड़ा सा। ठीक ना, बाउंड्री में बात कीजिएगा तो नीचे में आपका श्रीलंका है, यहाँ पे पूरा हिंद महासागर है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, इधर भूटान है, यहाँ पे म्यांमार है जिसको बर्मा कहा जा रहा है, ये नेपाल है, यहाँ पे तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पूरा चाइना है। ठीक है, इधर आपका पाकिस्तान है। तो इस तरह करके याद कर लीजिएगा आप इसको। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एक आइडिया रखिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका अक्षांशीय विस्तार, और इस अक्षांशीय विस्तार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अक्षांशीय विस्तार में हम लोग अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो सबसे पहले आपको लैटिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड देखते हैं, पृष्ठभूमि यानी कि सबसे पहले हम लोग परिभाषा डेफिनेशन देखते हैं। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड अलग होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी भी बिंदु की पृथ्वी की केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। इतना मत याद कीजिए, गड़बड़ा जाइएगा। ऐसे है, ये बीच में आपका भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के समानांतर जो भी ऐसे ऐसे रेखा खींचा गया, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, उसको अक्षांश रेखा ही कहते हैं। ठीक ना, अक्षांश कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्षांश रेखाएं यानी कि लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है। तो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। तो पूर्व से पश्चिम, ये ऐसा मान लीजिए, ये तो इधर से पूर्व से पश्चिम ऐसे करके खींचा जा रहा है, या फिर ऐसे ऐसे बोलिए, सब एक ही है, समानांतर है ना। बस ये इतना याद रख लीजिएगा। तो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। आगे देख लीजिए, मापन इकाई। अक्षांश को अंश और मिनट और सेकंड में मापा जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि 6 डिग्री 4 मिनट इतना सेकंड, ऐसा कर कुछ कुछ बोलते हैं ना, वही। आगे देख लीजिए, गोलार्धों का विभाजन। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। आगे नेक्स्ट देख लीजिए, अक्षांश रेखाओं के प्रकार। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जितने भी रेखाएं हैं उसको उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं हम लोग, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित जितने भी रेखाएं हैं उनको हम लोग दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये रहा आपका ये पूरा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा है 0 डिग्री, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर में आपका उत्तरी गोलार्ध यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे में आपका दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर में खींचे गए अक्षांश रेखाओं को जो है हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि ये सभी आपको पता है। आगे देख लीजिए, ये यहीं से क्वेश्चन बनता है, रेखाओं की संख्या। यदि अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पे खींची जाए, देखिए ये सभी ना जैसे तैसे नहीं होता, सभी एक प्रॉपर डिस्टेंस में खींचा जाता है, और ये डिग्री वाइज खींचा जाता है। तो यदि अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पे खींची जाए तो आपका उत्तरी गोलार्ध में 89 गो रेखाएं खिंचाएगी अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 को खिंचाएगा, और विषुवत रेखा जो होता है 0 डिग्री, इसको मिला के टोटल 100 हम लोग 79 अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी कि 89 89 नॉर्थ में, फिर 89 साउथ में, और एक वो 0 डिग्री है वो आपका बीच में है। तो 89 प्लस 1 टोटल मिलाकर 179। तो 179, एक कम 179, एक कम 180, इतना टोटल अक्षांश रेखाएं हो जाएंगे। रेखाओं के मध्य दूरी देख लीजिए। तो किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य जो औसत दूरी होती है वो आपका लगभग 111 किलोमीटर होती है। दिन और रात पर प्रभाव देख लीजिए। तो निम्न अक्षांश यानी कि 0 डिग्री से लेकर उच्च अक्षांश यानी कि 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर दिन और रात की अवधि में विभिन्नता या भिन्नता स्पष्ट होती जाती है। ये सब उतना जरूरी नहीं है आपके लिए। अब हम लोग चलिए अक्षांश रेखाएं के बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं देशांतर रेखाओं के, और जो है आपका लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले इसका परिभाषा देख लीजिए। तो भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो ये ऐसे खींचा गया, ये ऐसे खींचा गया, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिला रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो देशांतर रेखा उसको हम लोग कहते हैं। ये पता होना चाहिए। तो और ये भी हो गया। तो भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कि प्रधान मध्य रेखा कहलाता है ये।
ठीक ना। तो याद रख लीजिएगा। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को रेखा मिलाती है, उसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा कि अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, वो भी बोल सकते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जो मिला रही है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रधान मध्याय रेखा, यानी कि 0 डिग्री देशांतर। वो था आपका 0 डिग्री, और ये आपका 0 डिग्री। अच्छा, दो को 0 डिग्री आ जाएगा मान के। एक 0 डिग्री ऐसा देख लीजिए आप, एक वो ऐसा ऊपर से नीचे देख लीजिए, ठीक ना। ये आपका 0 डिग्री या अक्षांश है, और ऊपर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जो मिला रहा है उस 0 डिग्री, वो आपका देशांतर है। आप समझ गए। इस 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं ग्रीन, ये मध्याय रेखा क्या बोलते हैं, प्रधान मध्याय रेखा, या फिर इसी को हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, यानी कि प्राइम मेरिडियन कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, आगे देख लीजिए। प्रधान याम्योत्तर रेखा यानी प्राइम मेरिडियन के बारे में देख लीजिए। यह रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच नगर से या शहर से जो है वो होकर गुजरती है, इसलिए इसको हम लोग ग्रीनविच माध्य रेखा यानी ग्रीनविच मीन लाइन भी कहते हैं। और इसी को हम लोग जो है 0 डिग्री देशांतर भी कहते थे। देख लीजिए, ऐसा रहे तो उसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे, और ऐसा रहे तो उसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखाएं यानी कि लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसको देख लीजिए। तो यहाँ बताया जा रहा है आपका कि प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में और आपका पश्चिम में रेखाएं खींची जा रही है, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने का काम कर रही है, तो वही आपका देशांतरीय रेखा कहलाती है। तो ये देख लीजिए, ये आपका प्रधान याम्योत्तर रेखा खींचा गया है। फिर यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके पूर्व में इसके पश्चिम में जो भी रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है, उसको हम लोग ये देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। तो जो पूर्व में लोकेटेड है उसको हम लोग पूर्वी देशांतर रेखाएं कहेंगे, जो पश्चिम में है उसको हम लोग पश्चिमी देशांतरीय रेखा कहते हैं। सिंपल सी बात है। आगे देख लीजिए, देशांतर रेखाओं का स्वरूप क्या है वो देख लीजिए। बताया जाता है कि देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है, ठीक है ना, बराबर नहीं होता है। जैसे अगर अक्षांश रेखा की बात कीजिए तो आपका बराबर है, बराबर है, बराबर है। लेकिन हम लोग देखिएगा तो देशांतर रेखाएं ऐसी नहीं होती है, ठीक ना। कोई छोटा बड़ा ऐसे करके होता है, कोई नज़दीक कोई दूर दूर होता है। तो आपका जैसे देशा अक्षांश रेखाएं हैं, सभी 1-1 डिग्री पे खींचा जाएगा, और 1-1 डिग्री में 111 किलोमीटर का गैप होता है। लेकिन देशांतर रेखा में ऐसा कुछ नहीं है, कम बेसी होता है। ये दोनों ध्रुवों पर एक दूसरे से मिलती है। ध्रुवों पर इनकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और जो आपका विषुवत है, विषुवत रेखा, वहाँ पे इनकी जो चौड़ाई है वो अधिक हो जाएगी। सिंपल सी बात देख लीजिए। यहाँ पे जो स्पेस है थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ पे स्पेस कम हो गया, क्योंकि एक ही लाइन में आके मिल रही है ना, बस यही चीज़ है। विषुवत रेखा पे इनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 133 किलोमीटर हो जाएगा। और जबकि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर यह दूरी जो है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो विषुवत रेखा पे इनकी जो है अधिकतम दूरी जो है वो आपका 111.33 किलोमीटर हो जाता है, ठीक ना। और विषुवत रेखा से जैसे जैसे इन लोग दूर होते जाएगा ध्रुवों की साइड, तो इन लोग का जो दूरी है वो भी कम होते चली जाएगी। अब देख लीजिए, इतना हम लोग जाने अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये क्यों जाने। तो भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति के बारे में देख लीजिए। तो भारत हम लोग जानते हैं, ये आपका गोलार्धीय स्थिति देखिए। तो भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार देखिए, तो संपूर्ण भारत जो है उसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये पाया जाता है। भूमि का विस्तार देखिए हम लोग, तो भारत का जो मुख्य भूमि है मेनलैंड, वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देखने को मिलती है। अगर हम लोग देशांतरीय बिंदु की बात करें, रेखा की बात करें, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में ये फैला हुआ है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप यहाँ पे कटिबंधीय स्थिति। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंध, यहाँ पे उष्णकटिबंध यानी कि टॉरिड जोन। तो उष्णकटिबंध का जो विस्तार है वो आपका 27 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में है। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका है 0 डिग्री है। ऊपर में आपका 27 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। नीचे में 27 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध है, जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ऊपर में आपका 66 डिग्री आर्कटिक ये आर्कटिक वृत्त है, और नीचे में 66 डिग्री दक्षिण में आपका अंटार्कटिक वृत्त है। ऊपर में 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, और नीचे में 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, ऐसा करके।
तो यहाँ से यहाँ तक का जो है एरिया, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक का बीच का जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र। तो भारत का विस्तार इसमें भी आता है। आगे देख लीजिए, भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। देख लीजिए, कर्क रेखा से लेकर आपका मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो सनलाइट है एकदम सीधा पड़ता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको उष्णकटिबंध क्षेत्र। इसके ऊपर का जो भाग है इसको और इसको, यानी कि कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त, और नीचे में मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक वृत्त वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलेंगे उपोष्ण कटिबंध। तो भारत का जो विस्तार है वो आपका उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों रीजन में देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे दो तरह का जलवायु मिलता है, नीचे में तो आपका गर्मी वाला मिलेगा, ऊपर में ठंडा वाला हल्का सा मिलेगा। इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से। ठीक है ना, तो ये दोनों याद रख लीजिएगा। उष्णकटिबंध का विस्तार 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिणी अक्षांश के मध्य में पाया जाता है। और भारत का विस्तार जो है वो आपका उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में देखने को मिलता है, क्योंकि 27 डिग्री बीचों बीच से होकर गुजर रहा है। तो 27 डिग्री के नीचे में आपका भारत में उष्ण कटिबंध वाला एरिया मिलेगा और ऊपर में आपका उपोष्ण कटिबंध का एरिया मिलेगा। तो ये थोड़ा गर्मी, ये थोड़ा सा रिलेटिवली कम गर्मी है, जो ठंडा वाला इलाका मिलेगा लगभग लगभग। आगे देख लीजिए, दिन और रात की अवधि पर प्रभाव। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भारत में अक्षांश के प्रभाव से दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि में हल्का अंतर पाया जाता है, जो पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण होता है। तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है और साथ ही साथ ये पृथ्वी जो है वो सन के चारों ओर जो है वो घूमती भी है। यानी पृथ्वी जो है वो घूर्णन गति के साथ साथ, तो मतलब पृथ्वी जो है वो घूर्णन गति के साथ साथ परिक्रमण गति भी करता है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे नया टॉपिक भारत एवं कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश में दिया गया है। इसका परिभाषा देख लीजिए सबसे पहले, कि ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। भौगोलिक स्थिति, कर्क रेखा पृथ्वी पर वह अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार यानी कि 21 जून को लंबवत पड़ती है। तो 21 जून को लंबवत पड़ेगा। यह रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा का अगर विस्तार देखें तो वो टोटल 8 राज्यों में होता है। कौन कौन है, पेयर पेयर में याद रख लीजिए। पहला है गुजरात और राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तीसरा याद रखिए झारखंड और पश्चिम बंगाल, चौथा है त्रिपुरा और मिजोरम। तो 4 गो, और हर एक सीरीज में 2 2 गो, तो मतलब 8 गो राज्य। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इस तरह करके इसको देख लीजिएगा। विशेष तथ्य कुछ कुछ है वो बताया गया है, और वो देख लीजिए। भारत की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए कर्क रेखा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश को उष्ण कटिबंध यानी कि टोरिड जोन और साथ ही साथ उपोष्ण कटिबंध यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन में बांटता है। तो ट्रॉपिकल जोन और आपका सब ट्रॉपिकल जोन यानी कि उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों में ये डिवाइड करता है। सूर्य की गति एवं दिन और रात की अवधि पर प्रभाव। एक है आपका उत्तरायण की स्थिति, इसको देख लीजिए। तो जब सूर्य जो है वह भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर बढ़ता है तो इसे हम लोग जो है इस स्थिति को उत्तरायण कहते हैं। और इस अवधि में सूर्य की किरणें जो है वो उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ती है। ठीक है ना, जब उत्तर की ओर बढ़ रही है भूमध्य रेखा से सूर्य, तो उसको उत्तरायण कहेंगे, और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सनलाइट जो है वो सीधा पड़ेगा। आगे देख लीजिए, दिनों की अवधि में परिवर्तन। तो सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है और रातें छोटी होने लगती है। अब आइए, एक और कंडीशन है, ये आपका 21 जून, जिसको हम लोग ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। तो 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत होती है। 21 जून को डायरेक्टली ओवर हेड होती है कैंसर रे पे, कर्क रेखा पे। और यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, और यहाँ पे जो रात होती है वो सबसे छोटी होती है। आगे देख लीजिए, इस समय सूर्य अपनी उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु यानी कि एपेक्स पॉइंट पे होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, जून माह का प्रभाव। तो जून के महीने में जैसे जैसे हम कर्क रेखा के उत्तर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे दिनों की अवधि भी बढ़ती जाती है और रातें घटती रहती है। सिंपल सी बात है, बताया गया था। नदियों से संबंधित कुछ विशेष फैक्ट है वो देख लीजिए। माही नदी जो है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो आपका कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह तथ्य भारत के भौगोलिक अध्ययन में विशेष महत्व रखता है। क्या क्या वो देख लीजिए, सारांश देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग रेखा की बात करें तो वह है आपका कर्क रेखा। ठीक है,
अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो ये आपका 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। भारत से गुजरने वाले राज्य की बात करें तो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सूर्य की सीधी किरणें की बात करें तो वह आपका 21 जून को पड़ती है। सूर्य की स्थिति देखें तो ये आपका उत्तरायण होता है, यानी कि भूमध्य रेखा के ये उत्तर में होता है। दिन की अवधि देखें तो उत्तरी गोलार्ध में ये बढ़ती जाती है, यानी कि दिन लंबा होगा, रात छोटी होगी। विशेष नदी की बात करें तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इतना ही इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो था आपका आज का जो ज्योग्राफी वाला जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो गया है। आधा घंटे में ज्योग्राफी का टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इस टॉपिक में हम लोग आज के क्लास में क्या क्या हम लोग जाने, तो सबसे पहले हम लोग देखें आपका सामान्य परिचय देखें। सामान्य परिचय में हम लोग क्या क्या देखे थे, पहला क्षेत्रफल के बारे में पढ़े, दूसरा अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़े, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा हम लोग भारत और कर्क रेखा के बारे में पढ़े। तो इतने ही जो है वो फैक्ट हम लोगों को पढ़ना था आज के क्लास में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। तो ज्योग्राफी वाला डन हो गया। अब हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन को देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है वो हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग जो है वो आगे की चर्चा करेंगे। ये रहा आपका इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स का आज का हम लोग का पहला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आय। तो आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का जो है पहला टॉपिक यानी कि राष्ट्रीय आय को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए, तो ज्योग्राफी का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक देखते हैं, जिसमें हम लोगों को राष्ट्रीय आय वाले टॉपिक यानी कि नेशनल इनकम के बारे में देखना होगा। तो ये रहा आपका राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले आपको राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम क्या है इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। तो पहला है आपका राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है। सबसे पहले आपको हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि एक आपका इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट होता है, एक आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है आपका समष्टि। व्यष्टि का होता है आपका माइक्रो इकोनॉमी और एक होता है मैक्रो इकोनॉमी, ऐसा माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन समष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा है, यानी कि इसकी परिभाषा है। इसको बोलते हैं समष्टि, इसको बोलते हैं व्यष्टि, जिसके अंतर्गत किसी देश की उत्पादन क्रियाओं का मापन किया जाता है। तो किसी भी देश की जो है उत्पादन क्रियाओं का जो मापन है वो आपका राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के द्वारा किया जाता है, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है। यह किसी राष्ट्र की प्रगति या किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और उत्पादन क्षमता का प्रथम या प्रमुख सूचक है। तो किसी भी राष्ट्र का आर्थिक प्रगति कैसे हो रहा है, उसका उत्पादन क्षमता क्या है, उसका ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है राष्ट्रीय आय लेखांकन। तो इसमें बताया गया आर्थिक यानी कि देशीय सीमा की संकल्पना क्या क्या है वो देख लीजिए। जिसमें हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार देखें तो आर्थिक सीमा यानी कि इकोनॉमिक टेरिटरी वह भौगोलिक क्षेत्र है जो किसी देश की सरकार के नियंत्रण में होता है, जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का स्वतंत्र संचालन होता है। तो आर्थिक सीमा किसको कहते हैं, तो UNO डिफाइन करता है। UNO के द्वारा बताया गया है, ये देख लीजिए, UNO के द्वारा बताया जा रहा है कि आर्थिक सीमा इकोनॉमिक टेरिटरी वह क्षेत्र होता है, भौगोलिक क्षेत्र होता है जो किसी देश की सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होता है और जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का जो है वो स्वतंत्र संचालन होता है, ठीक है। आगे देखिए, आर्थिक सीमा में शामिल क्षेत्र कौन कौन है। तो आर्थिक सीमा में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होते हैं। पहला, देश की राजनीतिक सीमा के भीतर का क्षेत्र, यानी कि इसमें देश की भूमि सीमा, आंतरिक जल क्षेत्र जिसमें हम लोग नदियाँ, झील सभी को शामिल करते हैं, और आकाशीय क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस शामिल होता है। तो राजनीतिक सीमा के भीतर आपका लैंड बाउंड्री, इंटरनल जल क्षेत्र जो भी है, आंतरिक जल क्षेत्र, नदियाँ, झील और आपका आकाशीय क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है। फिर देख लीजिए, इस पूरे क्षेत्र पर उस देश की सरकार का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका कंट्रोल होता है। दूसरा देख लीजिए, विदेशों में स्थित देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास एवं सैनिक प्रतिष्ठान। कहने का मतलब क्या है, ये क्षेत्र भले ही भौगोलिक रूप से अन्य देशों में स्थित है, परंतु इन्हें आर्थिक रूप से उस देश का ही क्षेत्र माना जाता है। यानी कि हम लोग का जो है
क्या बोलते हैं, दूतावास अमेरिका में है, वहाँ पे वाणिज्य दूतावास है, वहाँ पे हम लोग का सैनिक प्रतिष्ठान है, तो वो हम लोग के देश के भीतर का ही माना जाएगा, भले वो दूसरा के देश में हो। उदाहरण है, भारत और अमेरिका या फ्रांस में स्थित दूतावास भारतीय आर्थिक सीमा का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तीसरा, देश के निवासियों के द्वारा संचालित जलयान एवं वायुयान। कहने मतलब है ये जहाज और विमान चाहे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों या फिर अन्य देशों के वायुमंडल में क्यों ना हो, यदि वे देश के निवासियों यानी कि रेसिडेंट यूनिट्स के स्वामित्व में है तो उन्हें भी देश की आर्थिक सीमा का भाग माना जाएगा। कहने मतलब है हम लोग का देश के द्वारा निर्माण किया गया है एयर इंडिया। अब ये एयर इंडिया विश्व के कहीं भी मतलब उड़ा कहीं के लिए भी किसी भी देश के लिए उड़ान भरे। अब हम लोग का एयर इंडिया जो है वो अहमदाबाद से निकला और वो गया आपका नाइजीरिया अफ्रीका में, तो वो वहाँ गया तो वो उसका भाग नहीं हो जाएगा, वो हम ही लोग का होगा ऐसा। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे एयर इंडिया का दिया हुआ है, एयर इंडिया का विमान जो लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में उड़ान भर रहा है वह भारत की आर्थिक सीमा का हिस्सा है। सिंपल। चौथा, मछली पकड़ने के लिए या मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल और गैस उत्खनन यान। तो मछली पकड़ने की नौकाएं, गैस का उत्खनन यान और तेल, तो वे सभी नौकाएं या फिर प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स में कार्यरत है और किसी देश के निवासियों या संस्थानों के स्वामित्व में है तो उन्हें भी देश का आर्थिक सीमा का जो है वो हिस्सा माना जाएगा। तो हमारे देश का भी जो भी नौकायान है, जो भी प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में काम कर रहा है, बड़े बड़े समुद्रों में काम कर रहा है, तो वहाँ पे जो है वो जो भी कुछ काम करेगा, उत्खनन करेगा, माइनिंग कर रहा है या मछली पकड़ रहा है, वो सभी हमारे देश के ही मतलब कि आर्थिक क्षेत्र के भीतर ही माने जाएंगे, आर्थिक सीमा के भीतर माने जाएंगे, क्योंकि हमारे उनका जो ऑनरशिप है वो भारतीय है, इंडियन है, हमारे देश के निवासियों के द्वारा है या फिर कोई संस्था के द्वारा है। उदाहरण के लिए भारतीय कंपनी के द्वारा संचालित तेल का उत्खनन प्लेटफॉर्म जो कि अरब सागर में लोकेटेड है और ये अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में स्थित है, तो भी ये क्या होगा, भारतीय सीमा के शामिल किया जाएगा, भारतीय सीमा के अंदर ही शामिल किया जाएगा। तो अरब सागर में भारत की कंपनी के द्वारा संचालित तेल उत्खनन प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे काम कर रही है, लेकिन वो भारत का हिस्सा माना जाएगा, भारत की आर्थिक सीमा का हिस्सा माना जाएगा। पांचवा देख लीजिए, विदेश में वे क्षेत्र जहाँ देश के निवासी दीर्घकालिक आर्थिक हित रखते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे विदेशी देशों में स्थित शाखाएं, एजेंसियां, कार्यालय या फिर उत्पादन इकाइयां जो भारतीय कंपनियों के द्वारा कंट्रोल में है, नियंत्रित है। आप देख लीजिए, अगर आप मान लीजिए कि एक कंपनी है वॉलमार्ट, वो जो है वॉलमार्ट जो है वो आपका कनेडियन कंपनी है, कनाडा की कंपनी है, वो भारत में आके उत्पादन कर रही है, बेच रही है, सामान ये कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो वो भारत का हिस्सा नहीं माना जाएगा क्योंकि वो कंपनी दूसरा का है, उसका मालिकाना हक, ऑनरशिप जो है वो कनाडा का है, तो वो कनाडा के आर्थिक सीमा के अंतर्गत वो माना जाएगा। ठीक है ना, यहाँ का नहीं। और हम लोग का रहेगा वहाँ पे तो हम लोग का माना जाएगा। आगे देख लीजिए, निवासी यानी कि रेसिडेंट की संकल्पना क्या है। तो निवासी वह व्यक्ति या संस्था होती है जिसका आर्थिक हितों का केंद्र उस देश की आर्थिक सीमा के भीतर हो। यानी कि निवासी वह व्यक्ति या फिर वह संस्था होती है जिसका आर्थिक हितों का जो केंद्र है, यानी कि उसका जो आर्थिक हित जो है वो आपका उसी देश के आर्थिक सीमा के भीतर होता है। मुख्य बिंदु, नागरिक और निवासी दोनों अलग अलग जो है वो आइडियोलॉजी है, अवधारणाएं हैं। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण देख लीजिए, कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में रहकर कार्य करता है तो वह भारत का नागरिक है परंतु अमेरिका का वह निवासी होगा। उसी प्रकार अगर आप देख लीजिएगा तो न्यूजीलैंड का कोई व्यक्ति भारत में आके काम कर रहा है, यहीं पे रह रहा है, तो वो न्यूजीलैंड का नागरिक होगा लेकिन भारत का निवासी होगा। आगे देख लीजिए, निवासी के आर्थिक हित, कमाई, व्यय, संचय उस देश की आर्थिक सीमा में होनी चाहिए। तो उसका जो आर्थिक हित है जो है, कमाई होना चाहिए, उसका खर्चा होना चाहिए, जो भी उसका काम धाम है वो सभी वो उसी देश के भीतर होना चाहिए, तभी वो निवासी कहलाएगा। तो आर्थिक सीमा क्या है क्या नहीं है और आर्थिक सीमा में किन किन लोगों को या किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है वो आपको बता दिया गया है, इसको याद रख लीजिएगा। देशीय एवं राष्ट्रीय उत्पाद क्या होते हैं, डोमेस्टिक और नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है वो देख लीजिए। आधार देखेंगे, देशीय उत्पाद क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद क्या है वो देख लीजिएंगे दोनों के बारे में। पहला देख लीजिए, आधार, तो मापन का आधार, तो मापन का आधार क्या है, देशीय उत्पाद में मापन का आधार है
देश की आर्थिक सीमा में किया गया उत्पादन, यानी कि जो आपका देश की आर्थिक सीमा था, जो भी बताया देश की आर्थिक सीमा 7-8 गो पॉइंट, इसके भीतर में अगर कोई उत्पादन हो रहा है तो वो देशीय उत्पाद होगा। राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा? तो देश के निवासियों के द्वारा किया गया उत्पादन, यानी कि इसमें देश की राष्ट्रीय उत्पाद में, यानी कि देश के निवासियों के द्वारा, तो इसमें देखिए पहला आपका एक वर्ड आता है आपका जीडीपी और एक आता है आपका जीएनपी। तो जीडीपी में जो आपका नागरिक और निवासी दोनों उत्पादन करे सबको शामिल करेंगे, लेकिन जीएनपी में जो निवासी जो उत्पादन करे इनको हटा दिया जाता है, ठीक ना। ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें नागरिक और निवासी दोनों है, इसमें नागरिक है निवासी नहीं है, तो निवासी को हटा देते हैं। क्षेत्र देश की भौगोलिक सीमा तक ये सीमित होना चाहिए। और जीएनपी का क्षेत्र यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद का क्षेत्र देश ये सीमा के भीतर या फिर बाहर होना चाहिए, जहाँ भी ये निवासी उत्पादन करे, ठीक है ना, सिंपल। उदाहरण देख लीजिए, भारत में किसी विदेशी कंपनी का उत्पादन हो रहा है तो वो हम लोग का देशी उत्पाद होगा, यानी कि जीडीपी होगा। लेकिन विदेश में कार्यरत भारतीयों का जो उत्पादन है, यानी कि अगर विदेश में हमारे भारतीय लोगों के द्वारा कोई उत्पादन किया जा रहा है तो वो हमारे जीएनपी में शामिल होगा, लेकिन यहाँ का जो निवासी है वो शामिल नहीं होगा, समझे। आगे देख लीजिए संबंध। राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो आपका देशीय उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, जिसको हम लोग बोलते हैं विदेशों से प्राप्त आय, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और विदेशों को दी गई कारक आय, इसको घटा के होता है। तो नेशनल इनकम में हम लोग जीडीपी प्लस एनआईएफए को जोड़ देते हैं, और जो आपका विदेशों को दिया गया जो आपका कारक आय है, यानी कि जो रेमिटेंस है, उसको हम लोग घटा देते हैं। इसको सर का नोट से क्लियर कीजिएगा इस लाइन को। आगे देख लीजिए, यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय अधिक है तो धनात्मक निवल कारक आय होगा, यानी कि अगर जब पैसा ज़्यादा आ रहा है, पैसा जा कम रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस हो रहा है, अधिशेष हो रहा है, तो ये हो जाएगा NFIA हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। यदि कम है तो हम लोग का NFIA कम हो जाएगा। कहने का मतलब है हम लोग जो रेमिटेंस है, प्रेषण है, वो लोगों को ज़्यादा दे रहे हैं और आ कम रहा है, तो हम लोग का NFIA क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। औद्योगिक वर्गीकरण देख लीजिए, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राइमरी सेक्टर में कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य है, वानिकी है, खनन है। सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण है, निर्माण है, बिजली है, जल आपूर्ति है। तो आपका निर्माण अलग है और विनिर्माण अलग है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है वो देख लीजिएगा। तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर, इसमें आपका परिवहन आ जाएगा, व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, ये सभी इसमें आ जाएंगे। आगे देख लीजिए, राष्ट्रीय आय के समुच्चय यानी कि एग्रीगेट्स क्या होते हैं? तो राष्ट्रीय आय के विभिन्न समुच्चय जो है वो 3 प्रकार के अंतर पर आधारित है। एक है देशीय व राष्ट्रीय, एक है आपका ग्रॉस और नेट यानी कि सकल और निवल, और तीसरा है कारक लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट, और दूसरा है मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य। तीनों के बारे में क्या करके देखते हैं। प्रमुख अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट और उसका फॉर्मूला देख लो। नेशनल इनकम क्या है वो देख लीजिए। नेशनल इनकम में क्या है? नेशनल इनकम में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी में हम लोग डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास को घटा देंगे, और इसी में हम लोग निवल अप्रत्यक्ष कर यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसको भी घटा देंगे, और इसी में हम लोग विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा, सिंपल। उसके बाद निवल अप्रत्यक्ष कर क्या होता है यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो आपका अप्रत्यक्ष कर है यानी कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम लोग सरकारी इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम लोग सब्सिडी घटा देंगे तो जो बचेगा वो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स बचेगा यानी कि NIT। उसके बाद NNP यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है वो देख लीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी में डिप्रिसिएशन को घटाएंगे तो आपका NNP निकल के आ जाएगा, ठीक है। NDP क्या है? निवल देशी उत्पाद क्या है? तो सकल देशी उत्पाद यानी कि सकल यहाँ अच्छा सॉरी NNP क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि
जीएनपी, जीएनपी में डिप्रिसिएशन को घटाए तो एनएनपी निकला, और जीडीपी में डिप्रिसिएशन को घटाए तो एनडीपी निकला। सिंपल है। तो जीडीपी में डिप्रिसिएशन को घटाए एनडीपी निकला, और जीएनपी में डिप्रिसिएशन को घटाए तो एनएनपी निकला। इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी को घटाए तो एनआईटी निकला, और जीडीपी में मूल्यह्रास, जीडीपी में डिप्रिसिएशन को घटाए और एनआईटी को भी घटाए, और जो आपका विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है यानी कि नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड उसको जोड़ दिए तो आपका नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। बस यहीं तक जानना था। आगे देख लीजिए राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि। तो राष्ट्रीय आय के आकलन की कितनी विधि है, तो आपका 3 ठो विधि देखने को मिलती है। पहला है उत्पादन विधि, दूसरा है आय विधि। उत्पादन विधि को हम लोग प्रोडक्शन मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। मूल्य समृद्धि विधि भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र में सकल मूल्य समृद्धि का योग होता है, यही आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है। यानी कि इसको हम लोग देखेंगे, किसान से खरीदे तो कितना वृद्धि हुआ, फिर उसको हम लोग बेकरी में ले, मतलब उसको हम लोग फिर मतलब ऐसे कुछ एग्जाम्पल था, वो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया था कि हर एक स्टेज में जितना आपका मूल्य वृद्धि हो रहा है सबको जोड़ के जो आपका वैल्यू निकलता है उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। ये उत्पादन विधि के माध्यम से है। आय विधि यानी इनकम मेथड, ये हम लोग मेंस के क्लास में पढ़े हुए हैं, वहाँ से इसको कनेक्ट कीजिएगा ताकि ये बेहतर तरीके से समझ में आए। यहाँ तो हम लोग पीटी में है तो हम लोग पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जानेंगे। दूसरा है आय विधि यानी कि इनकम मेथड। यहाँ बोला जा रहा है कि सभी कारकों को प्राप्त भुगतान का योग यानी कि कितना कितना पेमेंट किए हैं सबको जोड़ेंगे, इज इक्वल टू साधन लागत पर निवल देशी उत्पाद। साधन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर जो है निवल देशी उत्पाद, निवल मतलब कि जो आपका शुद्ध यानी कि जो है नेट, देशी उत्पाद यानी कि आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो एनडीपी। तो आपका बताया जा रहा है कि सभी कारकों को, सभी फैक्टर को जो हम लोग प्राप्त हुआ है भुगतान, तो उसका भुगतान का योग जो है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो आपका साधन लागत पर जो है यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर, यानी कि निवल देशी उत्पाद यानी कि एनडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, ये होगा एनडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो ऐसे लिखते हैं एनडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, ऐसा। इसमें क्या क्या घटक शामिल होंगे वो देख लीजिए। कर्मचारियों का परिश्रमिक ये शामिल होगा, किराया और रॉयल्टी शामिल होगा, ब्याज शामिल होगा, लाभ शामिल होगा, मिश्रित आय शामिल होगा। तो आय विधि का मेन कंपोनेंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उत्पादन विधि का मेन कंपोनेंट क्या है वो पता होना चाहिए। फिर व्यय विधि में देखिएगा एक्सपेंडिचर मेथड में यहाँ पे देख लीजिएगा जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम, जहाँ पे सी का अर्थ होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, और आई का अर्थ होता है सकल पूंजी निर्माण, और जी का अर्थ होता है सरकारी उपभोग व्यय, और एक्स माइनस एम का है निवल निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो आपका शुद्ध निर्यात शुद्ध एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक होता है आपका प्रयोज्य आय यानी कि डिस्पोजेबल इनकम, ये क्या है वो देख लीजिए। सभी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय वह आय होता है जो किसी देश के निवासियों को एक निश्चित अवधि यानी कि आमतौर पर वर्ष में एक वर्ष में बात की जा रही है तो उपभोग एवं बचत के लिए उपलब्ध होती है। तो बताया जाता है कि जो आपका प्रयोज्य आय है डिस्पोजेबल इनकम जो है वो क्या है, तो किसी देश के निवासियों को एक निश्चित अवधि में उपभोग एवं बचत के लिए उपलब्ध होती है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे, वो हम लोग आगे जब हम लोग नोट्स में पढ़े थे ना मेंस में, उसमें भी वहाँ देख लीजिएगा। प्रयोज्य आय यानी कि डिस्पोजेबल इनकम, यह देश के वास्तविक खर्च करने का योग्य आय है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों शामिल है। प्रयोज्य आय जो है क्या है वो याद कर लीजिएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आय प्लस स्थानांतरण भुगतान यानी कि नेशनल इनकम प्लस जो आपका ट्रांसफ़र पेमेंट जो है इसको हम लोग राष्ट्रीय प्रयोज्य आय यानी कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के प्रकार देख लीजिए। तो सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस मूल्य ह्रास प्लस विदेशों से निवल चालू हस्तांतरण, ये सभी आएगा। निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में देखिएगा तो सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय माइनस डेप्रिसिएशन, ये आपको याद रखना है, इतना याद नहीं रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा आप
यहाँ कुछ बताया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे कैसे किया गया है। तो सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और विवरण था कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान यहीं पे किया गया था। पूर्व स्वतंत्रता के बाद विलियम डिंगवी, फिंडले सिराज, उसके बाद शाह एवं खम्बाता, आर.सी. देसाई और बी नटराजन के द्वारा किया गया था। यहाँ पे अलग अलग अनुमान लगाया गया था। 1931 और 32 में KVR.V. राव के द्वारा किया गया था। ये सर्वाधिक वैज्ञानिक अनुमान था। 1949 में आपका राष्ट्रीय आय समिति बना था, जिसके अध्यक्ष थे PC महालनोबिस, इसके अध्यक्ष थे, और ये 1951 और 54 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय का जो गणना है वो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के द्वारा किया जाता है। पहले CSO हुआ करता था, इसको जो है वो अब इसको NSO कर दिया गया है, और वर्तमान में यही जो है वो इसको देख रहा है, राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था राष्ट्रीय आय का प्रथम जो है वो आकलन। राष्ट्रीय आय के अगर हम लोग प्रमुख घटक की बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, वो देख लीजिए। पहला है आपका GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। यह किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है, और यह देश की आंतरिक उत्पादन क्षमता का सूचक है। तो GDP में क्या क्या है वो देख लीजिए। GDP इज इक्वल टू C+I+G प्लस ब्रैकेट में X-M। तो C मतलब होता है उपभोग व्यय यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I का मतलब निवेश इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G का मतलब है सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और X-M यानी कि शुद्ध निर्यात, इसको हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP। यह देश के नागरिकों के द्वारा देश और विदेश दोनों में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। तो GNP में देश के नागरिकों के द्वारा, केवल नागरिकों द्वारा, यहाँ पे जो है निवासी को हटा देंगे, तो इसके द्वारा, और जो विदेश में भी जो नागरिक हमारे रह रहे हैं उनके द्वारा भी जो भी उत्पादन किया जा रहा है उनको भी शामिल किया जाएगा एक निश्चित अवधि, एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। आगे देख लीजिए, इसे प्राप्त करने के लिए GDP में विदेश से प्राप्त शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको जोड़ दिया जाता है। तो जो विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है इसको हम लोग जोड़ देते हैं GDP में, किस में, सॉरी GDP में इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो निकल के आ जाएगा। तो GNP क्या है, तो GDP प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको जोड़ देंगे, और नहीं छोड़ दो, रुको। GNP इज इक्वल टू GDP प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस इनकम टू एब्रॉड। अच्छा, GNP इज इक्वल टू GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, इसको जोड़ देंगे, और इसी में घटा देंगे विदेशों को प्राप्त शुद्ध आय, ये इसको घटा देंगे। तो मतलब रेमिटेंस प्रेषण को घटा दिए, जो उधर से पैसा आया और इधर से पैसा गया, दोनों का अंतर देख लेंगे। उधर से आया 100 रुपया, इधर से गया 80 रुपया, बच्चा कितना रुपया, 20 रुपया। तो वो जो 20 रुपया बच रहा है उसको हम लोग GDP में जोड़ देंगे, तो आपका GNP निकल जाएगा, सिंपल। आगे देख लीजिए, यदि हमारे नागरिक विदेशों में आय अर्जित करते हैं तो वह इसमें जोड़ी जाती है, और जो विदेशी हमारे देश में आय अर्जित करते हैं उसको घटाई जाती है, सिंपल सी बात है। जो फॉरेनर हमारे यहाँ आके खर्चा कर रही हैं उनको यहाँ पे घटा देंगे, जो पैसा कमा रहे हैं, खर्चा को जोड़ते ही हैं, जो पैसा कमा रहे हैं उनको हटा देते हैं, और जो हमारे देश के नागरिक विदेशों में पैसा कमा रहे हैं उनको जोड़ देते हैं, सिंपल। तीसरा है आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय भी कह रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग राष्ट्रीय आय जो है वो इसी पे मापते हैं। तो NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद भी इसको कहते हैं, देख लीजिए। यह GNP से मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन घटाने पर होता है। तो जब आप GNP में डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, मूल्य ह्रास को, तो आपका NNP निकल के आ जाता है। मूल्य ह्रास का क्या अर्थ है कि मशीनों, उपकरणों आदि उपयोग में होने वाली क्षति या फिर जो घिसावट है उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास कहते हैं। तो GNP में अगर डेप्रिसिएशन को हटा दिए तो आपका NNP निकल के आ जाएगा, सिंपल सी बात है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपका राष्ट्रीय आय है। हम लोग जो राष्ट्रीय आय किस पे माप रहे हैं, हम लोग माप रहे हैं NNP यानी कि नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और ये हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे मापते हैं। तो जब NNP को
कारक लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर मापा जाता है तो उसी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये लाइन याद रख लीजिएगा। आगे देख लीजिए, इसे प्राप्त करने के लिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस से अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाकर और अनुदान यानी कि सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। सिंपल सी बात का क्या याद रख लीजिएगा वो देख लीजिए। एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, तो एनएनपी निकालने के लिए जीडीपी से हम लोगों को जीएनपी से अगर हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन को, तो एनएनपी निकल जाएगा। और अगर हम लोगों को एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो पहले तो एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस है, इसमें से हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स को और आपका सब्सिडी को घटाना होगा। तो याद रख लीजिएगा। सिंपल क्या बोले हम, अच्छा इसको ऐसे मत याद रख लीजिए, देख लीजिए एनएनपी इसको निकालना है तो आपका जीएनपी में डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। लेकिन जब एनएनपी और फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो सबसे पहले आपको एनएनपी ये आपका मार्केट प्राइस पे रहेगा, ये मार्केट प्राइस पे रहेगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो है वो सबसे पहले आपका क्या करेंगे, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को आईटी को घटा देंगे। ये रहा इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और इसमें सब्सिडी को जोड़ देंगे। तो एनएनपी और मार्केट प्राइस इसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो आपका एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट ये निकल के आ जाएगा। और ये जो आपका एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत पर जो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, इसी को ही हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं 2014 के बाद से। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक्स का भी एक जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, डन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक कंप्लीट किए हैं और उसी तरह हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का भी एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसको आप बार बार देखते चले जाइएगा तो फिर कहीं भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो इकोनॉमिक्स का भी एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है और ठीक इसी तरह हम लोगों का जो है वो आपका ये ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसी तरह इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे, फिर आपका कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्लास 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्लास 2 में फिर हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे, मतलब कि आने वाले 30 वीडियो में ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स वाला जो है पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी का भी 30 टॉपिक्स, इकोनॉमिक्स का भी आपका 30 टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे हम लोग जिसमें आपका पॉलिटी को और साइंस को एक साथ लेकर चलेंगे। तो पॉलिटी का भी 30 टॉपिक और आपका पॉलिटी और पब्लिक का मिलाकर 30 टॉपिक और आपका साइंस वाला जो है साइंस टेक वाला पोर्शन उसका भी 30 टॉपिक वहाँ से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। फिर आपका जो है क्या बोलते हैं हिस्ट्री का जो है वो 30 टॉपिक वाला सीरीज यानी कि एंशियंट का 30, मिडिएबल का 30, मॉडर्न का 30। तो इस तरह से हिस्ट्री का टोटल 90 टॉपिक्स कवर हो जाएगा। तो हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके लिए 90 टॉपिक्स, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके लिए 30 टॉपिक, पॉलिटी और पब्लिक से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके लिए 30 टॉपिक, फिर आपका इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके लिए भी 30 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। फिर आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं साइंस टेक वाला मिलाकर, इससे भी आपका जो है वो 15 टॉपिक 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए 30 टॉपिक। उसके बाद मिसलेनियस के लिए भी जो है वो आपका 15 क्वेश्चन पूछ जाएगा उसके लिए भी 8 से 10 टॉपिक दिया हुआ है। जो सिलेबस में हम लोग उसको सबको पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से कंप्लीट करते चलेंगे। आप केवल वीडियो को देखते चलिए, आपको भी फायदा होगा, याद भी होगा, बस यही आपके ध्यान में रखना है। तो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।